हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स यूनिवर्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर जेईई नीट में पूछे भी गए हैं। खास करके नीट वाले स्टूडेंट्स ज्यादा ध्यान रखेंगे क्योंकि मैं आज आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं जो कि पूछे तो गए नीट में लेकिन उसका लेवल जेईई के बराबर है। डायरेक्ट इरोडोर से क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था। ये क्वेश्चन आपको नीट 2016 में पूछा गया है, लेकिन ये इरोडोप में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 3.3 में, यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में तीसरा जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स suspended from a common point by two massless string of length L are initially at a distance D is much less than L apart because of their mutual repulsion. The charges being to leak from both the spheres at a constant rate. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है एज अ रिजल्ट द स्फीयर अप्रोचेस ईच अदर विद अ वेलोसिटी v, then v varies as a function of the distance x between the spheres। और ये चार ऑप्शन दिया गया है। तो काफी मजेदार क्वेश्चन है। सवाल होता है सर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जो उसमें गिवन है उसको राइट डाउन करिए, फिर जो आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है उसको आप लिखिए। फिर एक काम और जरूर करिए कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ के उसका एक डायग्राम बनाइए। एक फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बना लेंगे तो उस क्वेश्चन को डील करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको ढंग से पढ़ते हैं और जो डायग्राम बन सकता है उसको बनाते हैं। तो इसमें कहा जा रहा था कि टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस D मच लेस देन L अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। तो जाहिर सी बात है, हमें ये पता है कि जब भी आप दो पॉइंट चार्ज को रखते हैं और वो अगर सेम नेचर के हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रिंग से बांधे हुए हैं तो वो कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सीलिंग है और यहां से दो स्ट्रिंग ले लेते हैं। ये हमारा स्ट्रिंग रहा, कॉमन पॉइंट से ये लटका हुआ है। अब इसे हम लोग चार्ज पार्टिकल को भी दिखा देते हैं। ओके, तो ये चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है और ये चार्जेस लाइक चार्जेस होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। और रिपल्सन के बाद इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो मैं x मान ले रहा हूं, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो v और x के बीच में ही बताना है। ओके, एक और बात, ये x और ये लेंथ के बीच में जो रिलेशन है ये बहुत छोटा है। x किसके कंपैरिजन में? l के कंपैरिजन में। तो हम लोग कह सकते हैं कि l इज मच ग्रेटर देन x। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि the charges being to leak from the spheres at a constant rate। ये जो चार्ज है ये धीरे धीरे लीक करना शुरू करता है एक कांस्टेंट रेट से। तो हम लोग उसको भी यहां पर दिखा देते हैं। तो यहां से कुछ चार्ज लीक करना शुरू किया dq by dt, और ये क्या है? कांस्टेंट है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग आगे चल के यूज करेंगे। यहां से चार्ज लीक करना शुरू किया, कितना? dq by dt। अब जब ये चार्ज लीक करेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड में कमी आएगी। जब मैग्नीट्यूड में कमी आएगी तो इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो भी कम होगा। रिपल्सिव फोर्स कम होने की वजह से वो धीरे धीरे पास आएंगे कुछ v वेलोसिटी से, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेगा। तो यही v और x के बीच में आपको रिलेशन बताना है, बस इतना ही कुछ कहा गया है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? सारा काम हो चुका है। अब आपको जो इलेक्ट्रोस्टैट का कॉन्सेप्ट है और एनएलएम वगैरह में जो आपने पढ़ रखा है उन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करिए और बड़े ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था मैं उसको दिखा दे रहा हूं। तो ये F फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेगा। इस F की वैल्यू कितनी होगी वो हमें पता है, कितना? इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कूलम से आपका क्या कहना था? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना? आप कह सकते हो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना? X स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि इतने से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, अब क्या होगा कि इस स्ट्रिंग में भी कुछ टेंशन आएगा, तो उस टेंशन को मैं T बोल देता हूं। अच्छा, इसका मास है तो मास की वजह से इसका अपना कुछ वेट भी होगा, उसको मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg दिखा देता हूं। बस इतना ही कुछ है। अब सारे फोर्सेस को आप इक्वेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों स्ट्रिंग कुछ अपना एंगल बनाएगा। मैं मान लेता हूं कि ये हमारा थीटा है। गौर से देखिएगा, जब ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा और फिर से ये आपका थीटा, तो इस t का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ, तो हम लोग इसको कह सकते हैं ये t cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या बन जाएगा भाई? t cos 90 माइनस थीटा, यानी टी साइन थीटा, यानी टी साइन थीटा ने इस एफ को बैलेंस करेगा और ये टी कॉस थीटा इस वेट को बैलेंस करेगा, और दोनों चारों फोर्सेस को हम लोग इक्वेट कर लेते तो बात बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं
कि सर ये हमारा टी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एफ की वैल्यू यानी कि के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर हम इस टी कॉस थीटा से इस mg को बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं टी कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका mg। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो टेंशन खत्म हो जाएगा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो हम कह सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg। ओके, अब ये जो टेन थीटा है इसकी वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये जो एंगल है ये बहुत छोटा होगा क्योंकि L बहुत बड़ा है और X बहुत छोटा है, तो इस केस में ये जो थीटा होगा ये बहुत छोटा होगा। अब फॉर स्मॉल एंगल हम जानते हैं कि टेन थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू अगर यहां से फाइंड आउट की जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस, तो ये वाला कितना हो जाएगा, गौर से देखें तो ये आपका पूरा x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना x बाय 2 और h की वैल्यू कितनी l, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू x बाय 2 अपॉन l। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा x बाय 2l इज इक्वल टू आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg। ये मैं यहां से आ रहा हूं। ओके, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हम कह सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये 2l को ऊपर भेज देते हैं तो 2l आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन mg। अब गौर से देखिए तो 2 कांस्टेंट, l कांस्टेंट, के कूलम कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं क्या कि सर x क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्यू स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है सर, क्वेश्चन तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है बिल्कुल, लेकिन अब आपको थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा तो बात बन जाएगी। तो देखे तो इसमें कहा गया है कि वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन निकाला है, तो पोजीशन तो आ गया है, तो पोजीशन को हम टाइम के साथ अगर डिफरेंशिएट कर देते तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। दूसरी बात यहाँ क्यू है तो वो भी हमारा रिलेशन आगे जो गिवन है वो उससे मैच कर जाएगा क्योंकि dq बाय dt हमें गिवन है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या मिलेगा, d बाय dt ऑफ क्या, x क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d बाय dt ऑफ क्या, आपका q स्क्वायर। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 3x स्क्वायर आपका dx बाय dt, बेसिक डिफरेंशिएशन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका ये 2q आपका dq अपॉन dt। देखो सब कुछ मिल गया, जो जो हमें चाहिए था वो सारा कुछ यहां में दिखने लगा है। ओके, आगे बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं सर ये dx बाय dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं 3x स्क्वायर v, ये हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2q, और dq बाय dt हमें दिया हुआ था और वो कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा था तो उसको हम लोग कुछ c मान लेते हैं। ये dq बाय dt को हमने क्या मान लिया, c मान लिया, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो कुछ भी मान सकते थे, तो मैंने उसको c बोल दिया। ओके, अब देखो तो हम कह सकते हैं कि सर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2q c अपॉन ये आपका 3x स्क्वायर। ओके, तो वेलोसिटी भी आ गया है और पोजीशन भी दिख रहा है। ओके, तो अब हम क्या बोलेंगे कि सर एक चीज बताएं, ये 2 कांस्टेंट, c कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, x वेरिएबल, q भी वेरिएबल, तो हम यहां से कह सकते हैं क्या कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q अपॉन x स्क्वायर। ओके, अब देखो तो q और x के बीच में अभी हम लोगों ने रिलेशन लाया था, ये ऊपर कहां, यहां पर देखा तो ये वाला, गौर से देखिएगा इसको, तो हम कह सकते हैं क्या, q अगर हमें चाहिए तो q इज इक्वल टू x पे पावर 3/2, और इसको यहां पर आप पुट कर दो तो हम कहेंगे कि यहां पर हमें मिल जाएगा कि सर v इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी बोल रहे थे, x पे पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ऊपर भेज देते हैं तो v इज इक्वल टू x पे पावर 3/2 माइनस 2 यानी कि माइनस 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, गौर से देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये 1/2 है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो कुछ इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफी मजेदार क्वेश्चन है, ये नीट के लेवल का बिल्कुल भी नहीं है, ये कम से कम जेईई मेन एडवांस में होना चाहिए। बहरहाल तो नीट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको गौर से देखना है, इसको अच्छे से समझिए और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो बच्चे इस बार जेईई या नीट के एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए मैं बहुत जल्द पीवाईक्यू सीरीज फिर से स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप थोड़ा सा वेट करें, जबरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी अगर इस पीवाईक्यू सीरीज को आप फॉलो कर लेते हैं। हम उन क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपके जेईई नीट में पूछे गए और खास करके वो क्वेश्चन जो ज्यादा बार पूछे गए और जिसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप जेईई नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कमांड कर लेते तो आपको इससे बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है आपके एग्जाम में। क्योंकि अगर नीट की मैं बात करूं तो नीट में 60-70% डायरेक्ट आपका अलाइनमेंट रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से, तो ये इसको आप ढंग से जरूर करिएगा। अगर आप इसको ढंग से कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी बहुत कम टाइम में। तो बहुत जल्द हम लोग पीवाईक्यू सीरीज में मिलने वाला है, तब तक आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर इस पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।